हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी व्याकरण का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हिंदी भाषा का विकास और आज हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण शुरू करते हैं हम अपना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा भाषा को भली भांति समझा जाता है। तो व्याकरण क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है और सभी भाषा की अपनी व्याकरण होती है। ठीक है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो चलिए व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द साधन या विचार, वाक्य विन्यास या विचार। मतलब एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण। वर्ण लघुत्तम सार्थक ध्वनि या अर्थपूर्ण ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना हो सके, जैसे आ, मैं, क, ख, इस तरीके से। ये सभी क्या है? वर्ण है। वर्ण क्या है तो समझ में आया कि लघुत्तम सार्थक ध्वनि, जो सबसे छोटी, मतलब उससे छोटी कोई और हो ही नहीं सकती, वो होता है हमारा वर्ण। और हम उसके टुकड़े कर ही ना सके, जैसे कि आ, मैं। ओके, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई क्या है, तो वो क्या है? वर्ण। ओके, फिर आगे आता है शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते? किसको? वर्णों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को। अभी हमने पढ़ा था वर्ण क्या है? सबसे छोटी सार्थक इकाई। और उन वर्णों के समूह को जो कि क्या हो? अर्थपूर्ण हो, जिसका कोई अर्थ निकले, तो वो होता है शब्द। जैसे हमने भी पढ़ा था वर्ण में आ और मैं, और आ और मैं को अगर हम मिला दें, इनका समूह बना दें, तो क्या बन जाता है? आम। तो इस तरह ये क्या बन गया? शब्द। ठीक है, चलिए आगे। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसके द्वारा कोई विचार प्रस्तुत हो या जिसके द्वारा कोई विचार स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे आम खाना है। क्या है वाक्य? कि शब्दों का समूह। शब्द क्या था? वर्णों का समूह, और उन वर्णों से शब्द बना, और उन शब्दों का समूह जिससे कोई विचार प्रस्तुत हो, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं उन शब्दों को हमने यहाँ पर मिलाया, तो उससे हमारे विचार प्रस्तुत हुए, तो वो क्या होता है? वाक्य होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक देखा उदाहरण, मुझे आम खाना है। तो ये क्या है? 4 ये शब्द हैं यहाँ पर। एक शब्द ये हो गया, ये और इन सबको हमने मिलाया, एक समूह बनाया, और इनका क्या है? यहाँ से कोई विचार प्रस्तुत हुआ, एक अर्थ निकला हमारा सीधे, तो ये क्या हो गया? वाक्य। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या था? वर्ण क्या था? वर्ण जो है वो लघुत्तम सार्थक ध्वनि थी, और उन वर्णों के समूह से क्या बना था? शब्द, और शब्दों के समूह से क्या बना? वाक्य। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? ठीक, तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किनके? वर्णों के। वर्ण अभी ऊपर पढ़े थे, तो उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। वर्णमाला में वर्णों की व्यवस्था उच्चारण के आधार पर होती है। जैसे वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र उच्चारण होता है जिनका, और व्यंजन होते हैं जो कि स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण किया जाता है। ठीक, तो स्वर क्या है? जो जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, और व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से उच्चारण हो। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं। जो वर्ण है यहाँ पर 2 भागों में हम इनको 2 तरीके से हम इनको देखते हैं। इनकी संख्या की अगर बात आए, जब हम ये देखें कि संख्या कितनी है, वैसे तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन अगर हम इनको 2 तरीके से देखें, मौखिक भाषा के रूप में और लिखित भाषा के रूप में। मौखिक भाषा के रूप में देखें तो स्वरों की संख्या होती है 10। व्यंजन कितने होते हैं?
33, वर्ण होते हैं 43 यानी 43। तो टोटल वर्ण हो जाते हैं 43, स्वर होते हैं 10, व्यंजन होते हैं 33। ओके, 33। लिखित भाषा में देखें तो स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 39 और वर्ण होते हैं टोटल 52। तो इस तरह ये टोटल हो जाते हैं 52। ये संख्या भी आपको याद करनी है कितनी होती है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए, अभी हमने ऊपर देखा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, क्या पूछा जाए जब कुल वर्णों की संख्या, तो हम कितनी बताएंगे, 52 होती है 52। और जब हमसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, यहाँ पर केवल ऐसे ही पूछा है कि वर्णों की संख्या, तो वो कितनी होती है 44। ओके, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है 46। हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या है 49। तो ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिंपल अगर पूछेंगे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो हम बताएंगे 52। हिंदी वर्णमाला में अगर नॉर्मल ऐसे ही पूछा जाएगा कि वर्णों की संख्या कितनी है तो हम बताएंगे 44। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर पूछेंगे तो हम बताएंगे 46। और हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या अगर पूछेंगे तो हम बताएंगे 49। और इसी तरह हम स्वर और व्यंजन की संख्या भी बता देंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले स्वर क्या आता है। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती, अर्थात उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, वो कहलाते हैं हमारे स्वर। अब स्वर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हमने पीछे भी देखा था, इनकी मौखिक रूप से संख्या होती है 10 और लिखित रूप से होती है 11। ठीक, देख लेते हैं। आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ऋसे। तो ये क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। इनको भी आपको याद करना है कि हम स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा इनको काउंट करके, तो ये होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये तो टोटल 13 हो रहे हैं। यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था कि 11 और 10 होते हैं, लेकिन 13 कैसे हैं, तो परिभाषा के अनुसार तो इनकी संख्या 11 होती है, परंतु अयोगवाह के जोड़ने पर संख्या 13 हो जाती है। अब अयोगवाह क्या होते हैं, ये अंग और अह, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो ये दो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये जो अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों ना तो स्वर होते हैं पूर्ण रूप से और ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये स्वरों के बाद ही लिखे जाते हैं। जब वर्णमाला में लिखी जाती है इनको, इनका स्थान जो आता है वो स्वर के बाद ही आता है, तो इसलिए ये स्वर के साथ ही काउंट होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर का वर्गीकरण हम 8 प्रकार से करते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर जिनकी संख्या होती है 4 और जो कि कौन से होते हैं, अ, ई, उ, ऋ से, वो कौन से होते हैं, मूल स्वर। या हम जिनको अगर हम कहें कि जो वर्णमाला में सबसे पहले उत्पन्न मूल ध्वनियां होती हैं, वो सभी मूल स्वर होते हैं। ठीक, संधि स्वर। संधि स्वर की संख्या होती है 7, जो कि क्या है, अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ कितने होते हैं, 3, और संयुक्त कितने होते हैं, 4। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि संधि स्वर अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, तो जो दीर्घ स्वर हैं वो सजातीय स्वरों के मेल से बनेंगे और संयुक्त स्वर बनेंगे विजातीय स्वरों के मेल से। विजातीय मतलब जो अलग धर्म के हों, और सजातीय जो अपने ही धर्म के। जैसे अ प्लस आ बन गया आ, उ प्लस उ बड़ा उ, ई प्लस ई बड़ी ई। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। और संयुक्त स्वर
जो विजातीय स्वरों के मेल से, जैसे आ और ई को मिलाया तो बन गया ए। आ और ई, आ प्लस ई ए प्लस उ ओ, आ प्लस उ औ। तो इस तरीके से विजातीय स्वरों के मेल से जो बने वो संयुक्त स्वर, और सजातीय स्वरों के मेल से जो बने वो दीर्घ स्वर। और ये दोनों किसके भाग हैं? संधि स्वर के। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 और संधि स्वरों की संख्या 7। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर हिंदी में इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अगर बहुत बार ये संस्कृत में जब हम इसको पढ़ते हैं तो संस्कृत में इसके 3 प्रकार हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में इसके 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और जो संस्कृत में होता है उस थर्ड को हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। लेकिन जब हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी में इसके 2 प्रकार होंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ जो एक मात्रक होते हैं वो सभी ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जो कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, और जो कि द्विमात्रिक होते हैं, ये सभी क्या हैं? द्विमात्रिक हैं, इनकी 2 मात्रा लगती हैं। तो यानी हम कहें तो बड़ी मात्रा होती है इनकी, तो वो होते हैं दीर्घ स्वर। और जिनकी छोटी मात्रा हो या एक मात्रिक हो उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, अब आगे थर्ड आता है हमारा तीसरा। तीसरा आता है जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पर। जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर जीव के आगे वाले भाग से उच्चरित स्वर को हम अग्रस्वर कहते हैं। मतलब जब हम कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण बोलते हैं अपने मुंह से, तो हमारी जीभ का जो आगे वाले भाग का जब प्रयोग होता है उच्चारण करने में, तो वो अग्रस्वर होते हैं। जैसे कि आप बोल के देख सकते हैं, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, तो हम जीभ के आगे भाग का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से उच्चरित, जिसमें जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो, जैसे आ। पश्च स्वर जीभ के पीछे वाले भाग से जब उच्चारित हो तो वो होते हैं पश्च स्वर। जैसे कि आप बोल के देखिए जो भी हमारे स्वर हैं और जहां पर हम ये उदाहरण के साथ पढ़ते जा रहे हैं तो उनको आप मेरे साथ साथ बोल कर देखेंगे। ठीक है, आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये क्या है? जीभ के पीछे वाले भाग का हम प्रयोग कर रहे हैं उच्चारण करने में, इसलिए इनको कहते हैं पश्च स्वर। तो जीभ के या जीवा के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर हो गए? 3 हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये आपको याद रखना है कि अग्रस्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में हम इनको बांटते हैं, जो कि क्या है? खुला या निम्न स्वर और बंद या ऊंचा स्वर। खुला या निम्न स्वर में आते हैं हमारे विव्रत और अर्ध विव्रत। विव्रत, इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। जैसे कि आप बोल कर देखो, आ, तो पूरा मुख द्वार खुल गया, तो ये हो गया विव्रत आ। अर्ध विव्रत, मुख द्वार आधा खुला होता है, अ, ए, आ, ओ, तो मुख द्वार आधा खुला हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाते हैं अर्ध स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। ओके, फिर बंद या ऊंचा स्वर में भी ये जो 2 प्रकार हैं वो क्या है? संव्रत और अर्ध संव्रत। संव्रत मुख द्वार पूरा बंद रहता है। जैसे कि बोल कर देखो, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, तो ये यहाँ पर क्या है? मुख द्वार पूरा बंद रहता है। अर्ध संव्रत में जिसमें मुख द्वार आधा बंद होता है, ए, ओ, तो ये हो जाता है अर्ध संव्रत। तो यहाँ पर मुख द्वार के खुलने के आधार पर 2 भागों में हम इनको बांटते हैं, खुला और बंद। और खुले में आ जाते हैं विव्रत और अर्ध विव्रत, और बंद में आ जाते हैं संव्रत और अर्ध संव्रत। ठीक है, आगे आता है होठों या ओष्ठों की आकृति के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जिसके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं। जैसे कि बोलकर देखो, ऊ,
ऊ, ओ, औ। तो होठों की आकृति कैसी हो गई? गोल हो गई। एब्रतमुखी जिसमें उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते, तो वो हो जाते हैं हमारे, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो यहाँ पर व्रतमुखी जिनमें ओष्ठों की आकृति बोल हमें हमारे उच्चारण करते हुए गोल हो जाती है, और अव्रतमुखी जिसमें गोल नहीं होती, यानी जिसमें व्रत नहीं बनता। ठीक है, तो ये ओष्ठों के आधार आकृति के आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। आगे मात्रा के आधार पर होते हैं अमात्रिक और मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु कोई मात्रा नहीं है, जिनकी कोई, जब हम उनको लिखित रूप में उन स्वरों का प्रयोग करते हैं तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो अमात्रिक होते हैं, जो कि केवल एक है, वो की क्या है? आ। मात्रिक स्वर जिनकी लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु मात्रा होती है, जैसे आ, इसकी मात्रा लगती है आ की मात्रा, ई की छोटी मात्रा जो लगती है वो ई, बड़ी ई की बड़ी मात्रा लगती है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए की मात्रा ए, दो मात्रा लग जाती हैं, ओ एक मात्रा, औ दो मात्रा लग जाती है। तो जिनकी मात्रा लगती हैं वो मात्रिक स्वर में आते हैं, और जिनकी कोई मात्रा नहीं होती वो अमात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा कंठ। कंठ जो कंठ से बोले जाते हो उनको कहते हैं कंठ है, जो कि क्या है? आ और आ। देखिए इनको बोल कर देखिए, अब आप बोलिए आ, आ, तो ये साउंड, ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। तालु, तालव्य, जो कि क्या है? ई, बड़ी ई। तालव्य कैसे? तो अब देखिए जीभ जो है आप ऊपर तालू के पास, यानी दांतों के थोड़ा पीछे, वहां तालू के पास जा रही होगी बोलते हुए, ई, बड़ी ई, तो वो हो जाते हैं तालव्य या तालु। ओष्ठ, ओष्ठ है जब बोलते हुए या उच्चारण करते हुए ओष्ठों की आकृति गोल हो जाती है, जैसे ऊ, ऊ, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं ओष्ठ है। मूर्धा यानी मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? जब हमारी जीभ ऊपर पलट के ऊपर टकराती है तो वो होते हैं मूर्धन्य। जैसे अब बोलो री से रीसी, रीसी, तो जीभ पलटकर ऊपर जाकर लगती है तो वो मूर्धन्य होते हैं। कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु से मिलकर बना है कंठ तालव्य। तो कंठ प्लस तालु में कौन आते हैं? ए और ऐ। कंठोष्ठ है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर जो बने हैं वो स्वर होते हैं कंठोष्ठ है, ओ और औ। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे 6 हो जाते हैं। कंठ, कंठ है, तालव्य, ओष्ठ है, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ है। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा वायु के निकलने के स्थान के आधार पर, जो कि क्या है? 3 प्रकार होते हैं। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक कौन से होते हैं? इसके उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है, आ, ई, तो ये क्या हो गया? निर्नुनासिक। अनुनासिक स्वर जिसमें वायु मुख प्लस नाक, यानी मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे हम बोलेंगे चांद, तो ये हमारे नाक से और मुख दोनों से ध्वनि निकली, तो वो हो गया हमारा अनुनासिक। तीसरा अनुस्वार। अनुस्वार वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे हम बोले, उदाहरण में हम देखें अंग से अंगूर, तो अंगूर तो हमारी यहाँ पर केवल नाक से वायु निकलती है, तो वो अनुस्वार होते हैं। तो इस तरह वायु के निकलने के स्थान के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं, निर्नुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, जो विसर्ग में, मतलब अयोग वहा आपने 2 पढ़े थे ना, एक ये अनुस्वार होता है और एक होता है विसर्ग। तो जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा स्वर, वर्णमाला में वर्णमाला और स्वर। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। जब हमारा वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा तो हम शब्द विचार पढ़ेंगे, फिर वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हमने देखा वर्ण क्या है? वर्ण लघुत्तम सार्थक ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना हो सके, ठीक है, वो वर्ण है।
शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह। ठीक, फिर हमने देखा वर्णमाला। वर्णमाला में क्या है? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और वर्ण दो तरीके से हम इनको बांटते हैं। सबसे पहले अगर पहले हम ये देखा था हमने कि वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं वर्णमाला में, एक तो स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, व्यंजन होता है जिनका स्वरों की सहायता से उच्चारण हो। ठीक है, अब इन वर्णों को मौखिक भाषा के रूप में अगर इनकी संख्या की बात करें और लिखित भाषा में संख्या की, तो हमने देखा था स्वर यहाँ पर 10 होते हैं, व्यंजन 33 और वर्ण कुल हो जाते हैं 43। लिखित भाषा के रूप में स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 39 और वर्ण होते हैं 52। ठीक है, फिर आगे हमने देखा था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 और हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या है 49। ठीक है, फिर आगे हम सबसे पहले देखा था हमने कि स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती, अर्थात उनका स्वतंत्र उच्चारण हो, और ये सभी हमारे स्वर होते हैं। इनमें हम दो और लिखते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं, जिससे इनकी कुल संख्या हो जाती है 13। अयोगवाह में आता है हमारा अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। फिर स्वरों के भेद पढ़े थे जिनको हमने 8 प्रकार से देखा था। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, जो कि होते हैं मूल स्वर और संधि स्वर। फिर हमने देखा उच्चारण काल के आधार पर, जो कि 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पर हमने देखे थे कि 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर 4th नंबर पर मुख द्वार के खुलने के आधार पर खुले और बंद के भागों में बांटा जाता है, जो कि खुले में होते हैं बीव्रत और अर्धबीव्रत और बंद के आधार पर समव्रत और अर्धसमव्रत। ठीक, फिर आगे देखा था होठों या ओष्ठों की आकृति के आधार पर व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जो जिनमें उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं और जिनमें गोल नहीं होते वो अव्रतमुखी। मात्रा के आधार पर देखा था अमात्रिक और मात्रिक स्वर। और लास्ट हमारा आ जाता है, लास्ट के 2 बचते हैं यहाँ पर, 7th उच्चारण के आधार पर और 8th वायु के निकलने के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर हमारे 6 थे यहाँ पर, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ है। और वायु के निकलने के आधार पर थे 3 प्रकार, निर्नुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर, जिसमें हमने स्वर को पढ़ा और व्यंजन को हम यहाँ पर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, और आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप रिवाइज करते रहें घर पर। ठीक, और इनके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और बाकी कल हम करते हैं इसमें आगे का टॉपिक, जो कि क्या है, व्यंजन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।